सो हाय। सेम जहाँ कल हमने छोड़ा था उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हमने कल सबसे लास्ट में डिस्कस करा था किसके बारे में? पेरिस एग्रीमेंट के बारे में। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट हमने क्लियर कर दिया था कल। ठीक है, प्लस मैंने आपको बोला था कुछ चीज़ें कि आपको कुछ पढ़ना है, जो जो समिट्स हुए थे, कोप्स जो हुई थी, कुछ कुछ चीज़ें वहाँ से इंपॉर्टेंट आपको पढ़नी है। ठीक है, प्लस वो सब करने के बाद मैंने कमेंट सेक्शन में भी डाल दिया था जो जो आपको रिवाइज करना था कल की वीडियो के बाद। अब सेम आप आज की वीडियो के बाद भी यही करोगे, जो जो मैं आपको टॉपिक्स दूंगा वहाँ पे आपको वो रिवाइज करना है। ठीक है, जो जो मैं यहाँ करवाऊँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम एक फंड बोल लो या एक मैकेनिज्म को समझ लो कि एक फंड को मैनेज करने का मैकेनिज्म है, दैट इज GEF। प्रीलिम्स में एक दो बार आ भी चुका है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैकल्टी। क्या नाम है इसका? ग्लोबल इन्वायरमेंट फैकल्टी। अब ये बना कैसे है? ये बना है 1991 में। ठीक है, अब इसका जो जनरल नॉलेज होगा कौन से समिट में बना ये वो मैं सब नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, क्योंकि वो आप खुद पढ़ सकते हो। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेगी मैं बस वही पढ़ाऊंगा। बना कैसे? बना UNFCCC में हमें एक आर्टिकल मिलता है, दैट इज आर्टिकल 11, उससे ये बना हुआ है। ठीक है, चलो ठीक है, लेट इट बी। बना कहाँ पे? रियो समिट में ही बन गया था ये, 1992 में ही बन गया था ये। ठीक है, लेट इट बी। ठीक है, अब बेस्ड कहाँ पे? बेस्ड इन द सेंस कि कुछ तो ऑफिस रहेगा ना, तो वॉशिंगटन DC में बेस्ड है। ठीक है, क्लियर। अब जो इसका मेन आ जाता है इंपॉर्टेंट चीज, इसको इसको मैनेज कौन करता है? अब ये मैं GEF क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। मैनेज कौन करता है इसको? UNDP, दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, WB दैट इज वर्ल्ड बैंक, एंड UNEP दैट इज यूनाइटेड नेशन गवर्नमेंट प्रोग्राम। ये तीन जन इनको क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है? जो भी डेवलपिंग कंट्रीज रहेंगी जैसे इंडिया जैसी, या फिर ट्रांजिशन इकोनॉमीज रहेंगी जो कि शिफ्ट कर रही होंगी डेवलपिंग से डेवलप की तरफ, हम इंडिया को नहीं गिनेंगे इसमें। वैसे इसमें चाइना जैसी, ब्राज़ील जैसी कंट्रीज आएंगी। ठीक है, उनको ये लोग वो करते हैं, फंड देते हैं। ठीक है, प्लस इनका कुछ काम रहता है कि क्या काम रहता है? इनको कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कुछ कुछ इनको पर्टिकुलर काम दिए गए कि इन्होंने उनको फाइनेंस करना है। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ों को फाइनेंस करना है। जैसे इनका पहला काम आ जाता है, इनको बायोडाइवर्सिटी को फाइनेंस करना है, इनको क्लाइमेट चेंज को फाइनेंस करना है, इनको ओजोन के रिलेटेड जो भी चीज़ें रहेंगी, कभी भी जो भी वो चाहिए होगा, फंड्स वगैरह चाहिए होंगे, उसको फाइनेंस करना है। ट्रिपल डी क्या है? डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। ट्रिपल D। ठीक है, इसके रिलेटेड इनको काम करना है। इंटरनेशनल वाटर्स के रिलेटेड इनको काम करना है, फंड्स देने हैं अगर ज़रूरत पड़ते हैं। प्लस POPs के रिलेटेड इनको काम करना है। अभी POPs क्या है? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पल्यूटेंट्स। किस में दिए हुए थे? याद है कुछ कि नहीं? स्टॉकहोम में पढ़ेंगे हम, ये भी पढ़ेंगे स्टॉकहोम में। क्लियर? क्लियर दिस मच? आगे बढ़े। ठीक है, अब ये तो हमने कुछ बात कर ली कि ये कौन कौन सी, ये वाले ये जो है हमारे पास फंड है या फैकल्टी है, ये किस किस को फाइनेंस करता है। अब बात करते हैं कुछ कन्वेंशंस हमारे पास। जैसे मैंने कल आपको बताया था ना, UNCED में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इसका जो कन्वेंशन हुआ रियो डी जेनेरियो, उसी के बाद 3 ऑर्गेनाइजेशंस बन गई अलग अलग, दैट इज UNFCCC, UNCBD और UNCCD। ठीक है, वो 3 बन गई। उसी में से जो UNCBD है, UNCCD है, POP अभी मैंने आपको बताया, दैट इज स्टॉकहोम कन्वेंशन, किसके ऊपर है? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पल्यूटेंट्स के ऊपर। UNFCCC, जिससे हमने क्लाइमेट चेंज का काम स्टार्ट करा, एंड मीनामाटा कन्वेंशन, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये किसके ऊपर बेस्ड है? मीनामाटा कन्वेंशन, दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन मर्क्यूरी। क्लियर इतना? ठीक है, आगे मूव ऑन करें। अच्छा, तो GEF तो पढ़ लिया, अब काम क्या है इसको पढ़ाने का? आपने क्यों बताया कि क्यों पढ़ना है हमें? आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि बहुत सारे फंड्स जो हैं उसको GEF मैनेज करता है। जैसे उसमें से एक एग्जांपल की तौर पे बात करते हैं, एक हमारे पास स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड है। ठीक है,
मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी गंदी इसलिए होगी बिकॉज अगर मैं थोड़ा हाथ आगे ले आऊँगा तो मेरे हाथ पे फोकस होगा, आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, तो मेरे को थोड़ा सा स्लांटली लिखना पड़ रहा है। तो स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड है जो हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास कब बना था, 2001 में कन्वेंशन हुआ था हमारा, दैट इज मैराकेश अकॉर्ड्स, ठीक है, जो कहाँ हुआ था, मोरक्को में हुआ था। मोरक्को कहाँ है, अफ्रीका में है। कहाँ पे है, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है ना, उसके पास ही है पुर्तगाल, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, और उसके नीचे मोरक्को अफ्रीका वाली साइड से, ठीक है, वहाँ पे पड़ता है। वहाँ पे ये कन्वेंशन बना था और ये स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड बनाया गया था। मेरा काम था आपको बताना क्या है ये, क्या काम करता है, सिंपल फंडिंग का ही काम करता है, प्लस वो चीज़ आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, मैनेज कौन करता है, GAF का काम है। प्लस फर्स्ट हो गया, सेकेंड वन, और क्या काम है GAF का, एक है फास्ट स्टार्ट फाइनेंस, ठीक है। इसमें क्या बात करी गई थी, इसमें कहा गया था कि हम 2000 से 2012 के बीच में 30 बिलियन डॉलर रुपीस देंगे। किसको देंगे, डेवलपिंग इकोनॉमीज को देंगे। बात कब हुई थी, कोप 15 में, कोप 16 में, कोप 17 में बात हुई थी, ठीक है। फास्ट स्टार्ट फाइनेंस, खोल लो आप बुक कोई भी, आपको ये अपना शंकर खोलो, PMFIs खोलना है वो खोलो, दोनों में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। कोप 15 कोपनहेगन, मैंने बोला था आपको ये याद रखना, कल जो जिसने कोप्स पढ़े होंगे उसको याद होंगे। कोप 16 कैनकन, दैट इज मैक्सिको। कोप 17 दैट इज डरबन, साउथ अफ्रीका, ठीक है। यहाँ पे 3 हुए। ईयर भी अगर आपको याद रखना है 2009, 2010, 2011, ठीक है। ये वाला कहाँ हुआ, डेनमार्क, दैट इज कोपनहेगन में। ये कहाँ हुआ, कनकन, कहाँ पे वो, मैक्सिको में। और ये कहाँ हुआ, डरबन, जो कि साउथ अफ्रीका में। इसको भी कौन मैनेज करता है, इसको भी मैनेज करने का काम GEF का है, ठीक है, क्लियर इतना। प्लस इसको GEF भी करता है और UNFCCC का भी सेक्रेटरेट भी इसको मैनेज करता है। अब ऐसे बहुत सारे फंड्स रहेंगे बट हमें सब नहीं पढ़ने हैं, पढ़ने वो है जो कुछ इंपॉर्टेंट है, जिनमें कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट, जैसे GEF है, ठीक है, मैंने आपको बताया UNFCCC में ही बना था, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें जो जो फंड्स रहेंगे वो हमें थोड़े बहुत कहीं ना कहीं पढ़ने हैं, ठीक है, इतना क्लियर है। ओके, अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट है टर्म, मेरे को एक्चुअली में लगता नहीं है कि UPSC दोबारा उसके बारे में पूछेगा, पर जैसा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ है, तो इसलिए पढ़ लेते थोड़ा सा। रेड और रेड प्लस, क्लियर इतना। अब ये आपको इस तरह से कोई नहीं आपको पढ़ाएगा, क्यों, क्योंकि रेड जो है वो ओनली बात कर रहा है ओनली डिफॉरेस्टेशन, और जो रेड प्लस है वो बात करता है DDD की। DDD याद आया, थोड़ी देर पहले पढ़ाया मैंने आपको, कि जो GF जो है वो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस को कुछ फोकल एरियाज है उन्हीं के ऊपर फंडिंग करता है। DDD हमने वहाँ पढ़ा था। तो रेड प्लस वही है, दैट इज डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन एंड डेजर्टिफिकेशन, यही है, सिंपल, खत्म हो गया। अब रेड प्लस जो है कहीं ना कहीं ये हिमालयन स्टेट्स के साथ रिलेटेड है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर इतना। अब आपको दिमाग में आएगा ये रेड है क्या, इसका नाम है रेड्यूसिंग, पूरा नहीं लिख रहा मैं, बुक में मिल जाएगा। रेड्यूसिंग, कुछ कुछ लोगों का ये दिमाग में ये होगा कि हाँ बुक में मिल जाएगा तो आप पढ़ा के रहो, मेरा ये काम है कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं किस तरह से पढ़ना है, ठीक है, कि मैं समझा देता हूँ आपको क्या क्या पॉइंट्स है, किस तरह से आपको बुक खोलनी है, क्या क्या चीज़ें उसमें से पढ़नी है, प्लस जो जो आपको समझ नहीं आएगा वहाँ वो मैं आपको एक छोटे से वे में पढ़ा दूंगा, ताकि आप जब बुक खोलो ना आपको एकदम से सारा रीड करने से समझ आ जाए। तो रेड क्या है, रिड्यूसिंग इमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, क्लियर, दिस इज रेड। मतलब क्या है, इससे पढ़ के क्या मतलब पता चल रहा है आपको, रिड्यूस करना है किसको, इमिशंस को, किससे, इमिशंस कहाँ से हो रहे हैं, जब फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन हो रहा है या जब डिफॉरेस्टेशन हो रही है, तो उससे जो इमिशंस हो रहे हैं उस चीज़ को हमने रिड्यूस करना है, सिंपल यही इसका मतलब है, ठीक है, क्लियर इतना, ठीक है। मैंने आपको बता दिया जो रेड प्लस जो है ये एक किस्म का हिमालयन प्रोग्राम है, और इसलिए रेड प्लस जो है रेड से ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 2016 में इंडिया में स्टार्ट हुआ था, कहाँ से, मिजोरम से, ठीक है। प्लस सिंपल कौन देखेगा हमारे इंडिया में से, कौन देखेगा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो मिनिस्ट्री हमारी वो देखेगी इसका काम को, ठीक है, क्लियर इतना।
प्लस इसके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेगी वो आप पढ़ सकते हो। कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें मेरे को मिला नहीं कि मैं आपको समझाऊं, और जो आपको समझ नहीं आएगा दैट्स वाई मैं इसको इतना ही रख रहा हूँ। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, प्लस अब जीएफ के थोड़े और फंड्स की बात कर देता हूँ। अब बात वहाँ पे छेड़ ही दी है हमने स्पेशल क्लाइमेट फंड की और फास्ट स्टार्ट फाइनेंस की, तो आगे भी बात कर लेते हैं क्या क्या है। एक हमारे पास आ जाता है स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी ऑन अडेप्टेशन, ये हमारा फंड है, 2004 में आया था। ठीक है, क्लियर। और फंड की बात कर लेते हैं, जीईएफ ट्रस्ट फंड 1991 में। मेन गोल क्या है, अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन। ये जो दो टर्म्स है ना, इसको क्या करो, इसकी ना गूगल करो और इसका जो भी आपको डेफिनेशन मिलेगा ना वो एक बार लिख के रख लो। बिकॉज कभी भी यूपीएससी में अगर क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ना आप लोगों को मेंस में, तो ये चीज़ आपको कोई ना कोई आपको डालना ही डालना है वहाँ पे डेफिनेशन अडेप्टेशन और मिटिगेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फंड है, ठीक है, आज मैं मैगजीन पढ़ रहा था विजन की, उसमें भी दिया हुआ था लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज फंड। जैसे कि सबको पता होगा COP27 मैंने कल की वीडियो में बताया था, COP27 जस्ट अभी अभी खत्म हुआ है, और कल ही विजन की मैगजीन आई तो मैं नोट्स प्रिपेयर कर रहा था COP27 के वहाँ से ही, तो वहाँ पे ये वाला फंड लिखा हुआ था। हालांकि ये स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी और अडेप्टेशन ये वाला फंड, ठीक है, जीईएफ ट्रस्ट फंड, ये वहाँ पे सब चीज़ें नहीं ली थी, वहाँ पे सिंपल ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड और जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड वो पढ़ाया हुआ था। ठीक है, बट ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फंड्स है तो पता होना चाहिए, ये भी अडेप्टेशन के ऊपर काम करता है। ठीक है, क्लियर इतना, आगे बढ़े। ओके, एक टॉपिक है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रीलिम्स में एक बार क्वेश्चन आ चुका है तो हमें पढ़ना है। अब क्या है इसमें, कुछ नहीं है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, इसको पढ़ के क्या पता चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले यूपीएससी में मोस्टली यही करना, जब भी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आएंगे उस क्वेश्चन को समझने से पहले तोड़ लेना, क्योंकि आप लॉजिक गेसिंग से भी क्वेश्चन कर सकते हो। क्लाइमेट और एग्रीकल्चर मतलब क्या है, क्लाइमेट और एग्रीकल्चर का कहीं ना कहीं वो होगा कि हम एग्रीकल्चर में क्लाइमेटिक कंडीशंस को नज़र में रखते हुए कुछ चीज़ें करें। ठीक है, वही कहीं ना कहीं इसका मतलब होगा। ठीक है, अभी बोलता क्या है कि इंडियन एग्रीकल्चर में क्लाइमेट चेंज क्या क्या चैलेंजेस पोज करता है। क्या क्लाइमेट चेंज इंडियन एग्रीकल्चर में कौन कौन से चैलेंजेस पोज करता है, दिस इज ऑल अबाउट द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। बस इतना ही है। क्या है, मैं बच्चे से समझाता हूँ क्या है ये, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडिया का है तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। अब क्या होता है, मैंने आपको बताया कि इंडियन एग्रीकल्चर के ऊपर क्लाइमेट चेंज क्या क्या चैलेंजेस पोज करता है, उसमें से एक आ जाता है सबसे पहले क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी यील्ड कम हो जाती है। यील्ड मतलब कल मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं जब चाइना में 1 हेक्टेयर लैंड के ऊपर वो लोग 10 kg निकालते हैं राइस, वही हम इंडिया में 1 kg निकाल पाते हैं। क्यों, हमारी एनर्जी एफिशिएंसी नहीं है, हमारी यील्ड नहीं है। दैट इज अबाउट द रिड्यूसिंग यील्ड। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द रीजन। ठीक है, नेक्स्ट, टेम्परेचर बढ़ेगा, प्लांट्स की डिजीजेस भी बढ़ेंगी। नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज क्या करता है, रेनफॉल में वेरिएशन लाता है। लाइक नॉर्मल जो रेन्स रहती हैं, जब क्लाइमेट चेंज आहिस्ता आहिस्ता अब ख़राब होते जा रहा है, एलिलो ईयर्स जो है वो फ्रीक्वेंट आने लग गए हैं, रेन्स जो है वो कम होने लग गई हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, रेनफॉल कम हो रही है। क्योंकि हमारे इंडिया में एक ही अभी रिपोर्ट आई थी थोड़े टाइम पहले, इंडिया में 60% जो है ग्राउंड वाटर हमारा जो रिचार्ज होता है वो सिंपल रेन वाटर से होता है। रेन वाटर से 60% ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। तो ये सब ही नहीं होगा तो वैसी स्टेट्स जो कि ग्राउंड वाटर पे डिपेंड है इरिगेशन के लिए, वो कैसा करेगा। तो ये सब इंटरकनेक्टेड है, इसको सब इंटरकनेक्शन के थ्रू ही आप लोग पढ़ो। ठीक है, अब क्लाइमेट प्रॉब्लम के लिए, अच्छा एग्रीकल्चर, ये पॉइंट बहुत लोगों जो नया इन्वायरमेंट पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं उनको ये चीज़ें कम ही पता होगी कि कहीं ना कहीं आपको पता है एग्रीकल्चर भी क्लाइमेट चेंज में एग्रीकल्चर का भी बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, एग्रीकल्चर का भी बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूँ। ठीक है, जब पंजाब हरियाणा जैसी स्टेट्स जो है क्या करती है,
स्टबल बर्निंग करती है, सुना होगा आपने स्टबल बर्निंग बहुत बार न्यूज़ में। क्या करती है वो, जो राइस का वो पीछे बच जाता है ना, जो उसका रॉ मटेरियल एंड में बच जाता है राइस निकालने के बाद, उसको जलाते हैं। उससे क्या, अब कहीं ना कहीं है तो वो एग्रीकल्चर ना, उसको जलाएंगे क्या होगा, पोल्यूशन होगा। मेनली क्या होगा, सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या होगा, उसमें से मीथेन निकलेगा, नाइट्रस ऑक्साइड मिलेगा, वो सारे कहीं ना कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कहीं ना कहीं जाके सारे हार्मफुल ही है। ठीक है, क्लियर है इतना? तो सब इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, और कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर भी ऑलमोस्ट एस्टिमेट लगाया जाए तो 19 से 29% ग्रीन हाउस गैसेज इमिशंस सिर्फ एग्रीकल्चर करता है। तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर आपको कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ने के लिए। ठीक है, अब नोट्स आपको चाहिए तो ये नोट्स नहीं है आपके, सेम मैं बार बार यही सेम चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ, नोट्स आपकी बुक है आपकी। ठीक है, आपके PMF IAS के नोट्स है या शंकर IAS के नोट्स है, या आप विजन के नोट्स पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हो, वो आपके प्रायोरिटी वाले नोट्स होने चाहिए। मेरा काम है समझाना। ठीक है, अब इंडिया में जब क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात चली तो इन्होंने 3 बेसिस पे काम करना स्टार्ट करा। 3 बेसिस क्या थे? इन्होंने बोला हम अडाप्टेशन पे काम करेंगे, हम मिटिगेशन पे काम करेंगे, एंड हम फूड सिक्योरिटी पे काम करेंगे। खत्म, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर सेंटर में आ गया। ठीक है, क्लियर इतना? ठीक है, आगे बढ़े। अब मैं आपको कुछ जनरल नॉलेज टाइप बताता हूँ। जनरल नॉलेज क्या है, बहुत ऐसा मेरे ख्याल से मेरे को नहीं पढ़ाना चाहिए, बिकॉज ये सब रटने लगोगे ना तो बाकी सब भूल जाओगे, बट ठीक है, आया हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन में। मैं आपको 3-4 की डेफिनेशन बताता हूँ सबसे पहले। ठीक है, CCAFS, CGIAR एंड ICRISAT। CCAFS क्या है? क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। CCAFS हमने कर दिया। CGIAR क्या है? कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च। क्लियर? वही ICRISAT क्या है? इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर दी सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए, हाँ जी इतना टाइम क्यों वेस्ट करा इन सब पे? सेमी एरिड ट्रॉपिक्स अभी बताता हूँ, एक और बता देता हूँ डेफिनेशन, फिर उसके बाद आगे पढ़ना स्टार्ट करते। दैट इज गाक्सा, GECSA, दैट इज ग्लोबल अलायंस ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। अब क्यों पढ़ाया ये सब? मैंने इसलिए पढ़ाया बिकॉज मेरा ही पढ़ाने का तरीका है, तो मैं आपको बताता हूँ। CSA गिव्स अस CIAT प्लस CCAFS प्लस WB, और CCAFS के साथ हम क्या प्लस कर देंगे? CG, हाँ ये इतना ही रहेगा। ठीक है, क्या मतलब है इसका? क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या करता है? क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या काम करता है? CIAT क्या है मैंने आपको नहीं पढ़ाया, दैट इज सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर। क्या काम है? क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में क्या होता है हमारा? CCAFS जो है, इसका मतलब क्या है? CCAFS दैट इज क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। ये क्या करता है? ये ना CCAFS ये एक रिसर्च प्रोग्राम चलाता है। ठीक है, CCAFS क्या करता है? रिसर्च प्रोग्राम चलाता है, किसके साथ मिलके? वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके और CIAT के साथ मिलके। क्या होता है? CCAFS एक प्रोग्राम चलाता है वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके, और CIAT के साथ मिलके, उसको बोला गया है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। ठीक है, नाउ ऑल यू गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नीड टू बी कि CCAFS तो हमने पढ़ लिया, गाक्सा हमने नहीं पढ़ा, CGIAR हमने नहीं पढ़ा, ICRISAT हमने नहीं पढ़ा। ये मैंने तीनों इसलिए लिखे बिकॉज हमारा MCQ इस टाइप का आया हुआ था। ठीक है, बात करी जाए ये जो CCAFS क्या है, CCAFS है दैट इज क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी है।
ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये सारा चीज़ें जो बेस्ड है ये ग्लोबल अलायंस ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है। आया समझ? थोड़ा बहुत दिमाग में कर पा रहे उसको? ठीक है, ऐसा इमेजिन कर पा रहे थोड़ा बहुत? क्या चीज़? ये जो सारा चीज़ें हम पढ़ रहे हैं कि ये जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर जो है CCAFS लेके आया है, कहीं ना कहीं किस अम्ब्रेला के नीचे आ रहा है? ग्लोबल अलायंस ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के बीच में आ रहा है। ठीक है, क्लियर इतना? अब नेक्स्ट CCAFS पढ़ लिया, ये CGIAR और ICRISAT क्या है, जैक्सा भी पढ़ लिया हमने। CGIAR क्या है? अब जो ये CCAFS प्रोजेक्ट है ये जब कैरिड आउट करता है, ये खुद नहीं काम करता, इसकी एक ब्रांच आ जाती है। अब जैसे हमारा यूनियन मिनिस्ट्री है, ठीक है, ये मतलब मोदी जी है जैसे प्राइम मिनिस्टर है हमारे, ठीक है, उन्होंने अलग अलग मिनिस्ट्रीज बना के रखी हुई है। वैसे ही CCAFS क्या करता है, इसने ना अपना CGIAR एक बना के रखा हुआ है, दैट इज कंसल्टेटेड ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च बना के रखा हुआ है। उसका काम क्या होता है? वो क्या करेगा? इस प्रोजेक्ट को देखेगा, वो इस प्रोजेक्ट को कैरी आउट करेगा, वो इस प्रोजेक्ट पे काम करेगा, इस प्रोजेक्ट पे काम करेगा। और ये कहाँ पे है? ये फ्रांस में आ जाता है हमारा। क्लियर इतना? अब ये हो गया क्लियर। ICRISAT क्या है? ICRISAT क्या है? हमारे इंडिया में जो CGIAR का, दैट इज कंसल्टेटेड ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च का, जो कि इंडिया में एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे इसकी रिसर्च होती है। बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में इनके इंस्टीट्यूट्स हैं, श्रीलंका में भी है, ठीक है। उनमें से एक इंस्टीट्यूट जो इंडिया में है उसका नाम है ICRISAT, दैट इज इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। अब मैं ये टॉपिक आपको इसलिए बोल रहा था कि ये देखो कितना कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ये जाक्सा CCAFS पढ़ने में ही आपको कितना टाइम लग जाएगा, प्लस अगर आप ये बुक से पढ़ोगे ना तो आपको कुछ पढ़ने नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा आपको समझा दिया। सिंपल ऐसे याद रखना, CSA ये तो दिख रहा होगा सबको, CSA इज इक्वल टू CIAT CCAFS और WB। CCAFS क्या कर रहा है? CGIAR बना रहा है, ठीक है। प्लस आप इसकी फुल फॉर्म्स देख लेना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अब, ठीक है। अब वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑफ क्लाइमेट चेंज जो हम पढ़ रहे हैं ना, दैट इज इंटर गवर्नमेंटल। मैक्सिमम लोगों को पता होगा इसके बारे में, पर जिस तरह से मैं पढ़ाने वाला हूँ अभी, तो शायद ही, मैं ये नहीं कहूँगा मैं बहुत अच्छा पढ़ाने वाला है, ऐसा कुछ, मतलब इस वे में पढ़ाने वाला हूँ, शायद से किसी ने नहीं पढ़ाया हो, ठीक है। सबसे पहले क्या है ये इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। प्लस सबसे पहली चीज़, जब भी CC कहीं भी लिखा हो, सीधे उसको समझ लेना ये क्लाइमेट चेंज लिखा हुआ है या तो कन्वेंशन लिखा हुआ है, जब भी क्वेश्चन कोई बनेगा, ठीक है। अब ये IPCC बना कैसे? या IPCC कैसे बना? IPCC कैसे बना? UNGA क्या है ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है। इन्होंने क्या करा, इन भैया ने बोला चलो हम एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि इनको तो सपना आता है हर बार, ठीक है। इन्होंने करा भैया एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट करने के बाद 1988 में इनको सपना आया कि चलो जी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तुम दोनों मिल जाओ और तुम मिल के क्या बनाओ, तुम ना ये बनाओ, ठीक है, क्या कर दो, IPCC बना दो। IPCC इन्होंने बना दिया। अब इसको घर भी तो चाहिए IPCC को, कि कहीं कहाँ जाके कहीं बोर्ड भी तो लिखेगा, कि बोर्ड पे भी तो लिखेगा हाँ भाई यहाँ पे IPCC वाले बैठते हैं। तो वो उसको किसने बोला गया, ये WMO ने बोला चलो ठीक है मैं जगह दे देता हूँ, आप आओ मेरे हेडक्वार्टर्स में आ जाओ, ठीक है, मेरे हेडक्वार्टर्स में आ जाओ। मेरा हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में आ जाओ, और चल ठीक है आप भी एक कुर्सी लगा लो, अपना ऑफिस वहीं बिठा लो, ठीक है। तो इससे ये क्लियर हो गया आपको कि होस्ट कौन कर रहा है IPCC को, WMO होस्ट करता है, ठीक है। उनका सेपरेट कुछ हेडक्वार्टर्स वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। प्लस इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है IPCC के रिलेटेड, इसका रिपोर्ट्स, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं ARs। क्या बोलते हैं, मतलब असेसमेंट रिपोर्ट्स। अब इनका काम क्या होता है, इनको सबसे पहले फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट, स्पेशल रिपोर्ट, थर्ड मेथोडोलॉजी रिपोर्ट, फोर्थ टेक्निकल रिपोर्ट्स। अब ये टेक्निकल रिपोर्ट्स जो हैं IPCC तो देगी, तो ये वो नहीं है कि UNCBD आ जाएगी, हाँ भैया IPCC हमें ना टेक्निकल रिपोर्ट दे दो, हम आपसे मांगते हैं। तो ये टेक्निकल रिपोर्ट जब भी इनको देनी है ना, तो ये सिंपल इनको राय देगा कौन, UNFCCC बोलेगा हाँ जी IPCC आप क्लाइमेट चेंज किए हो, चलो एक रिपोर्ट बना के दे दो, टेक्निकल रिपोर्ट। तो वैसी कोई भी टेक्निकल रिपोर्ट जब आप पढ़ते हो ना IPCC ने निकाली, तो कहीं ना कहीं अगर वो
असेसमेंट रिपोर्ट, स्पेशल रिपोर्ट्स या मेथोडोलॉजी रिपोर्ट्स नहीं है तो वो टेक्निकल रिपोर्ट्स यूएनएफ ट्रिपल सी ने ही उनसे मांगी होती है। सो दिस इज अबाउट द असेसमेंट्स रिपोर्ट्स जो आईपीसीसी का मेन काम होता है। ठीक है, क्लियर इतना? ओके प्लस बहुत सारे लोगों को लगता है आईपीसीसी में भाई बैठे होंगे 50 60 या 100 ऐसा साइंटिस्ट बैठे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो खुद कभी भी एंगेज बीच में नहीं करते, वो रिसर्च पेपर्स लेते हैं। वो रिसर्च खुद नहीं करेंगे, वो दूसरे बंदे से रिसर्च पेपर्स लेंगे, ठीक है, जो कि साइंटिस्ट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के, और वो भी अपने वॉलंटरी बेसिस पे। ये नहीं कि वो उनको तनख्वाह देते हैं, वॉलंटरी। मैं कल को साइंटिस्ट बन जाऊं और मैं जाके बोल दूं हाँ भाई मैं आपको रिपोर्ट बना के देता हूँ, चलो मेरा डाटा ले लो और जाके छाप दो, तो वो लोग क्या करेंगे, मेरा डाटा ले लेंगे और छाप देंगे। ठीक है, तो वो खुद कभी भी कुछ काम नहीं करते, खुद भी कभी भी एंगेज नहीं करते आईपीसीसी। उनका काम होता है कि जो भी रिसर्च पेपर्स हैं उनको सबको मैनेज करके हमें दिखाना, और थाउजेंड ऑफ साइंटिस्ट हैं अलग अलग ऑल ओवर द वर्ल्ड में, उन वो लोग अपनी मर्जी से वॉलंटरी बेसिस पे ये रिपोर्ट्स उनको देते हैं। ठीक है, क्लियर इतना? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, हाँ, फर्स्ट रिपोर्ट कब आई इनकी? फर्स्ट रिपोर्ट कब आई? पहली रिपोर्ट आई भाई 90 में, नहीं 1990 में। ठीक है, उसके बाद रिपोर्ट आती गई। अब फर्स्ट रिपोर्ट के बेसिस पे ही ना 1992 में ना यूएनसीईडी हो गया था, और यूएनसीईडी में यूएनएफ ट्रिपल सी बन गया था। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहेगा कि आईपीसीसी यार इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, ये तो भैया यूएनएफ ट्रिपल सी के बाद ही आया होगा। ऐसा कुछ नहीं है, आईपीसीसी उससे पहले आया था, पहले आईपीसीसी बना, उसके बाद आईपीसीसी ने बोला हाँ जी हम भी यूएनएफ ट्रिपल सी ले ही आते हैं। ठीक है, तो यूएनएफ ट्रिपल सी से आईपीसीसी का जन्म नहीं हुआ है, आईपीसीसी से यूएनएफ ट्रिपल सी का जन्म हुआ है। क्लियर इतना? क्लियर, आगे बढ़े। अब असेसमेंट रिपोर्ट्स आपको नहीं पढ़नी है, बहुत सारे बोलेंगे कि पढ़ लो थोड़ा बहुत, कुछ नहीं, मैं तो सिंपल रिकमेंड करूंगा असेसमेंट रिपोर्ट्स, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट हमें कब पता चलता है, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जब देखोगे इतना पुराने असेसमेंट रिपोर्ट से आपको कुछ नहीं पेपर में आएगा। तो फोर्थ रिपोर्ट का आप कुछ एक जनरल नॉलेज है वो याद रख सकते हो कि 2007 में इसको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। देख रहे हो, अब एक रिपोर्ट को नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। ठीक है, और यही रिपोर्ट की वजह से हमें हेल्प मिली थी 2009 में कोपेनहेगन जो समिट हुआ था। क्लियर? ठीक है, फिफ्थ रिपोर्ट कब आई? क्योंकि ये हमारी पिछली है, इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। फिफ्थ रिपोर्ट कब आई थी? ये 2014 में आई थी, और इसी के बेसिस पे फिर पेरिस एग्रीमेंट में हमने कुछ चेंजेस लाई थी और पेरिस एग्रीमेंट किया था। पेरिस एग्रीमेंट 2015, COP 21 पढ़ लिया ना? हाँ, कल पहले वाले लेक्चर में देख लो, जो लोग सेकंड लेक्चर में जुड़े हो पहला लेक्चर देख के आना। कोई भी कभी भी आज के दिन, एक महीने बाद, एक हफ्ते बाद कभी भी ये वीडियो देख रहा है तो सबसे पहले ये वीडियो देखने से पहले पहला लेक्चर देख लेना। ठीक है, ऐसा कनेक्शन फील करोगे। क्लियर इतना? आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब ये जो है, अब बोलेंगे आईपीसीसी में मेंबर कौन होते हैं? ये सबके लिए ओपन है भाई, यूएन और डब्ल्यूएमओ को। यूएन क्यों? क्योंकि यूएन जनरल असेंबली हुई थी, उन्होंने रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था। डब्ल्यूएमओ क्यों? क्योंकि ये लोग ये इनको रहने की जगह देते हैं आईपीसीसी वालों को। ठीक है, तो इन दोनों के कोई भी मेंबर्स होंगे वो सब आके इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये काइंड ऑफ साइंटिफिक बॉडी है। ठीक है, ये साइंटिफिक बॉडी है, तो कभी पूछ लेगा यूपीएससी आईपीसीसी से साइंटिफिक बॉडी और नॉट, ऐसा करेंगे तो हाँ साइंटिफिक बॉडी भी, इसको साइंटिफिक बॉडी ही हम बोलते हैं। ठीक है, क्लियर इतना? अब रिपोर्ट्स का मैं बता देता हूँ। 1990, 1995, 2001, 2007, 2004, 2021। मैंने कैसे याद रखा है? 5, 6, 6, 7, 8 इस तरह से मैंने याद रखा है कि सबसे पहली रिपोर्ट 90 में आई, सबसे लेटेस्ट अभी 2021 में आ रही है, 5, 6, 6, 7, 8। मैंने इस तरह से याद रखा है। ठीक है, कुछ नहीं है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, मैंने इस तरह से याद रखा है बस। अब जैसे कि मैंने आपको बताया 6 AR6 आने वाला है। AR6 रिपोर्ट जो है आना स्टार्ट हो चुकी है, आधी आ भी चुकी है। ठीक है, आधी आ रही आहिस्ता आहिस्ता। बहुत बारी आपने पढ़ा होगा हाँ भी ये असेसमेंट रिपोर्ट है, अभी तक आपको पता नहीं होगा तो अब मैं आपको बता देता हूँ। आईपीसीसी क्या करता है? इसका काम है ये असेसमेंट रिपोर्ट देगा। अब बहुत लोग बोलेंगे ये 3 असेसमेंट रिपोर्ट देता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये असेसमेंट रिपोर्ट क्या करता है? 3 वर्किंग ग्रुप्स की रिपोर्ट देता है। 3 वर्किंग ग्रुप्स का मतलब क्या है? हाँ जी, एक का चेयरमैन पाकिस्तान वाला होगा, एक का चेयरमैन अमेरिका वाला होगा, एक का चेयरमैन इंडिया वाला होगा। ऐसा होता नहीं है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा 3 अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स होते हैं, वो रिपोर्ट्स देते हैं।
अब मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया था, बिकॉज मेरे को ऐसा थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हो रही थी कि इसमें इंडियन है कि कोई नहीं है। कहीं भी बुक वगैरह में ऐसा कुछ नहीं लिखा और आपको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऐसे ही देख लिया था कि वर्किंग ग्रुप जो 3 है इसमें से, उसमें एक हमारा को चेयर काइंड ऑफ चेयरमैन, वहाँ पे हमारा इंडिया का एक बंदा बैठा हुआ है, एक साइंटिस्ट बैठे हैं, सॉरी बंदा इन द सेंस की रिस्पेक्ट देनी चाहिए, दैट इज़ प्रियदर्श शुक्ला जी। ठीक है, इन्होंने AR-5 बनाने में भी हेल्प करी थी, AR-4 में भी कुछ इन्होंने हेल्प करी थी, तो बहुत रिस्पेक्टेड इंसान है। ठीक है, तो ये को चेयर पे बैठे हुए हैं प्रियदर्श शुक्ला जी। ठीक है, 3 वर्किंग ग्रुप्स की असेसमेंट रिपोर्ट्स होती है, 3 स्पेशल रिपोर्ट्स होती हैं, असेसमेंट रिपोर्ट्स 3 स्पेशल रिपोर्ट्स। ठीक है, उसके बाद एंड में आती है हमारे पास एक सिंथेसाइज रिपोर्ट। अब ये सिंथेसाइज रिपोर्ट क्या है? सिंथेसाइज रिपोर्ट का मतलब है, ये सबसे पहले आपको बताता हूँ आती कब है। सबसे पहले जब भी सारी असेसमेंट रिपोर्ट्स आ जाएंगी ना, उसके बाद ये सबसे लास्ट में आती है। ठीक है, और ये बनेगी कब? जैसे 2022 में, अब मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि टाइमिंग क्या चल रहा है इनका, कब कब ये रिपोर्ट्स आई हैं। जैसे जैसे ये सारी रिपोर्ट्स आएंगी ना, 2023 में जब कोप होगा ना, उससे पहले ये सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी, उससे पहले पहले आ जाएगी। पर जब ये 6th वाली होगी ना, ये सॉरी सिंथेसाइज जो रिपोर्ट होगी ना, ये क्या करेगी, जैसी कोप होने वाला होगा ना, उसके 1 महीने पहले आ जाएगी या 2 महीने पहले आ जाएगी सिंथेसाइज रिपोर्ट। फिर सिंथेसाइज रिपोर्ट के ऊपर ना एक किस्म का ये एक वो बोल सकते हैं, सिंथेसाइज रिपोर्ट क्या है, सारे वर्किंग ग्रुप्स का जो अलग अलग काम है उसको एक किस्म से एकोमोडेट करके सब चीज़ों को, ठीक है, वो इस तरह से रिपोर्ट बनाते हैं। जैसे मैंने पता होगा आपको कि कैग जो होता है हमारा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसका क्या काम होता है, वो रिपोर्ट देगा उसको, किसको, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट क्या करेंगे, वो रिपोर्ट दे देंगे पब्लिक अकाउंट कमेटी को, पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या करेगी, उसको थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में लिख के पार्लियामेंट में पेश करेगी। तो उसी हिसाब से इसका भी काम यही होता है, कहीं ना कहीं आप सोच के चल सकते हैं। इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, बट लेट इट बी, क्योंकि आप जब पढ़ोगे आपको कन्फ्यूजन रहेगा, इसलिए मैं आपको इस तरह से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब मैंने आपको बता दिया कि ये जो असेसमेंट रिपोर्ट होती है किसके बेसिस पे होती है, अभी बता दिया, फिर भी लिख के बता देता हूँ एक बार। सबसे पहले जो 3 वर्किंग ग्रुप्स की रिपोर्ट आएंगी, ठीक है, प्लस 3 स्पेशल रिपोर्ट्स आएंगी, उन तीनों की बेसिस के ऊपर ये सिंथेसाइज रिपोर्ट बन के आएगी। तो सिंथेसाइज रिपोर्ट इज इक्वल टू 3 वर्किंग ग्रुप प्लस 3 स्पेशल रिपोर्ट्स। ठीक है, अब बात करते हैं 6th AR की। 6th AR रिपोर्ट आ रही है ना, ठीक है, उसमें जब हम वर्किंग ग्रुप की बात करें, वो तीनों वर्किंग ग्रुप का एक एक नाम दिया गया है। ठीक है, इस पहले वर्किंग ग्रुप का नाम है, वो जो रिपोर्ट देंगे उसका नाम दिया गया है फिजिकल साइंस बेसिस। सेकंड का नाम दिया गया है इम्पैक्ट्स, अडेप्टेशन एंड वल्नरेबिलिटी। ठीक है, थर्ड का नाम दिया गया है मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। मैं ये सब नहीं लिखवाने वाला, टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, टाइम वेस्ट क्यों करना है। अब 3 स्पेशल रिपोर्ट्स की बात करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आपको ये चीज़ पता है, आप हर बार बहुत जगह देखते हो, पढ़ने को मिलता है कि ग्लोबल टेम्परेचर जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ रहा है। 2100 सेंचुरी, जब तक 21st सेंचुरी जब ख़त्म होगी तब 2 डिग्री से ऊपर चला जाएगा प्री इंडस्ट्रियल लेवल के कंपैरिजन में। ठीक है, वो उसका मतलब क्या है, वो एक्चुअली में ये असेसमेंट रिपोर्ट ही आई थी, IPCC ने निकाली थी, उसी बेसिस पे ये सब डिसाइड हुआ है। ठीक है, क्लियर इतना। 3 स्पेशल रिपोर्ट्स की बात करी जाए, ग्लोबल वार्मिंग की मैंने बात करी, एक क्लाइमेट चेंज पे आएगी और एक आएगी ओशन एंड द क्रायोस्फीयर इन द चेंजिंग क्लाइमेट। इसमें से 1-2 शायद से आ भी गई हैं, तो करंट अफेयर मैगजीन से गूगल करो, सिंपल आगे लिख दो असेसमेंट रिपोर्ट्स, तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर इतना। चलो अब आगे नहीं पढ़ना है, एंड करते हैं इस वीडियो को। सो अभी तक जुड़े हो तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब सब करके जाना। ठीक है, प्लस थैंक यू अगर आप लोग इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो, तो थैंक यू सो मच। सो कल की वीडियो में देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। मोस्टली कल क्लाइमेट चेंज का जो भी पोर्शन रहेगा ख़त्म हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।